हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी स्टेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन अर्थात त्रिविम प्रक्षेप की। त्रिविम प्रक्षेप से रिलेट हम कल बात कर चुके थे, जहां पर हमने ये देखा था कि किस तरीके से एक समतल जो हमारे पास में पाए समतल होता था, सम्मिश्र समतल जिसे हम कहते थे, उस समतल पर स्थित किसी भी बिंदु को हम गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं में किस तरीके से निरूपित करते थे, या फिर गोले पर स्थित बिंदुओं को समतल में स्थित बिंदुओं में किस तरीके से निरूपण करते थे, वही हमारा त्रिविम प्रक्षेप कहलाता था। और उससे रिलेट हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन भी देख चुके थे और ये देख चुके थे कि यस, गोले पर स्थित बिंदुओं को हमने समतल में स्थित बिंदुओं के रूप में निरूपित कर दिया और समतल में स्थित बिंदुओं को हमने गोले पर स्थित बिंदुओं में निरूपण दिखा दिया था। तो आज हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसी पर बेस एक थ्योरम नंबर आपकी फर्स्ट है। थ्योरम है आपकी, और थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि एक त्रिविम प्रक्षेप के अंतर्गत वृत्तों के प्रक्षेप वृत्त या सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं। एक त्रिविम प्रक्षेप, आपके पास में बुक है या फिर बुक नहीं है तो मैंने नोट्स भी अवेलेबल करवाए हैं बुक के पीडीएफ बना के, तो उसमें देखिएगा कि थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है कि एक त्रिविम प्रक्षेप के अंतर्गत वृत्तों के प्रक्षेप वृत्त या फिर सरल रेखाएं होती हैं। या फिर इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए। देखिए, जो बुक का स्टेटमेंट है वो आपके सामने है, लेकिन जो और भी तरीका है इसको लिखने का वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिविम प्रक्षेप वृत्तों को, सिद्ध कीजिए कि त्रिविम प्रक्षेप वृत्तों को वृत्त या सरल रेखाओं में क्या करता है, प्रक्षेप करता है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिविम प्रक्षेप वृत्तों को वृत्तों में या फिर सरल रेखाओं में प्रक्षेप करता है। ठीक है, सरल रेखा, वृत्त या फिर सरल रेखाओं में प्रक्षेप करता है, यानी कि हमें यह दिखाना है कि यदि मेरे पास में कोई वृत्त है और मैं उसको त्रिविम प्रक्षेप में रखना चाहता हूं, यानी कि त्रिविम प्रक्षेप के जरिए हम ये कहेंगे कि कोई भी वृत्त जो है वो या तो वृत्त को प्रक्षेप करेगा या फिर कोई एक सरल रेखा को प्रक्षेप करता है। अब उसके लिए सबसे पहले तो ये वृत्त लेके चलते हैं, जैसा कि ये कह रहा है ना कि त्रिविम प्रक्षेप वृत्तों को, तो सबसे पहले तो इस वृत्त को लेके चलेंगे हम और फिर त्रिविम प्रक्षेप में कैलकुलेट करते हुए ये देखेंगे कि क्या ये वृत्त और सरल रेखाओं में प्रक्षेप होता है या फिर नहीं। ठीक है, तो माना रीमान गोले, जो हमने पहले भी ये चीज लिखी थी, माना कि रीमान गोला समेशन, ठीक है, रीमान गोला समेशन के इकाई गोले, रीमान गोला समेशन पर कोई वृत्त, रीमान गोला समेशन पर कोई वृत्त इकाई त्रिज्या के गोले, इकाई त्रिज्या के गोले। देखिए, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, रीमान गोला जो समेशन पर कोई वृत्त, और वृत्त क्या होता है, एक गोला और एक समतल का प्रतिच्छेदन रूप। क्योंकि अगर हम एक गोले को किसी समतल से कट कर देते हैं तो यहां पर जो ये रिंग बनती है वो रिंग क्या कहलाती है, एक वृत्त। ठीक है, तो हम ये फर्स्ट ईयर में ये भी चीज हमने पढ़ी है कि गोले और समतल का प्रतिच्छेदन एक वृत्त होता है। तो हम वही चीज कह रहे हैं कि माना रीमान गोला समेशन पर कोई वृत्त इकाई त्रिज्या के गोले कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तथा समतल ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी जेड प्लस के डी इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन से प्राप्त होता है। सही बात है, के प्रतिच्छेदन से
प्राप्त होता है। यहां तक ये सही बात है, ठीक है, कि सबसे पहले हमें ये वृत्त लेके चलना है जो कि क्या होगा, एक इकाई त्रिज्या के गोल है ये और समतल इसका एक प्रतिच्छेदन से हमें एक वृत्त मिल गया है, ठीक है। अब चूंकि बिंदु हम स्टेडियोग्राफी त्रिविम प्रक्षेप में ये देख चुके हैं कि N001 P स्टार कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z व P स्मॉल x बाय कॉमा 0 जो है वो एक सरल रेखा में है, एक सरल रेखा में है। अतः सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, सरल रेखा का समीकरण वही जो हमने त्रिविम प्रक्षेप में किया था, कैपिटल X अपॉन स्मॉल x कैपिटल Y अपॉन स्मॉल y एंड कैपिटल Z -1 अपॉन -1 इक्वल टू के हम मान के चले थे, जहां से हमने कैपिटल X की वैल्यू स्मॉल x के, कैपिटल Y की वैल्यू स्मॉल y के और कैपिटल Z की वैल्यू 1 - k लिख ली थी, ठीक है। अब चूंकि ये बिंदु जो है वो गोले को भी संतुष्ट करता है और इस समतल को भी संतुष्ट करता है, अतः समीकरण 1 में मान रखने पर, तो देखिएगा समीकरण 1 में रखते हैं अगर हम, तो यहां से मुझे क्या मिला था, पहले हम देख चुके हैं, इसकी वैल्यू मिली थी x² + y² + k1 × k = 2। ये वैल्यू हमें मिली थी जब हमने इसमें ये वैल्यू रखी, ठीक है। अगर आप रखना चाहो तो ये भी रख लीजिए, चलिए, स्मॉल x² k² स्मॉल y² k² प्लस के 1 - k का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस के k² - के 2k = 1 और 1 से 1 कैंसिल। सो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से मुझे ये मिल जाता है k × स्मॉल x² y² प्लस के 1 = 2, ठीक है। यानी कि यहाँ से मुझे k की वैल्यू मिल जाती है 2 अपॉन स्मॉल x² y² प्लस के 1, ठीक है। तथा समीकरण 2 में मान रखने पर, तो देखिए a x × k प्लस के v y × k प्लस के c 1 - k प्लस d = 0, यानी कि यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, k कॉमन लिया तो ax प्लस के by ax प्लस by एंड यहाँ से मुझे मिल जाएगा -c, ठीक है। और यहाँ से मुझे मिल जाएगा c प्लस के d = 0। ये सही बात है, ax प्लस के by के c एंड प्लस के c प्लस के d, ठीक है। अब यहाँ k का मान रखने पर, यहाँ k का मान रखने पर, k का मान रखते हैं यहाँ पे, तो ये पहले आप देख लीजिए, रफ कर देते हैं। k का मान रखते हैं यहाँ पे इस वाली फॉर्म से, तो मुझे क्या मिलता है 2 × ax प्लस के by के c अपॉन x² y² प्लस 1 प्लस के, इधर क्या है ये c प्लस के d = 0, ठीक है, सही बात है। तो यहां से भी अगर मैं 2ax प्लस के by माइनस के c प्लस के c प्लस के d और इसको मैं इधर ले गया तो x² y² प्लस के 1 = 0, सही है। अब क्या करते हैं, यहां से देखिएगा ये दिस इंप्लाइज दैट c प्लस के d इंटू x² प्लस के y², यहाँ से c प्लस डी इंटू x² प्लस y² लिख दिया। यहाँ से मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, प्लस के 2ax प्लस के by, ठीक है, एंड माइनस के 2c और यहाँ से प्लस के c प्लस के d = 0। सो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिल जाती है, c प्लस के d इंटू
एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर प्लस के 2ax प्लस के बी वाई, यहां से मुझे मिल जाएगा प्लस के d माइनस के c इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक गोले का समीकरण लिया और एक समतल का समीकरण लिया, और उस गोले और समतल के समीकरण का प्रतिच्छेदन हमने एक वृत्त मान लिया जो कि होता है। ठीक है, तो उन गोले और समतल के प्रतिच्छेदन से हमें एक वृत्त मिला, तथा हमने ये स्टेरियोग्राफी प्रोजेक्शन त्रिविम प्रक्षेप में ये देख चुके हैं कि जो बिंदु एन पी स्टार और वो थे, क्योंकि वहां पे भी तो हमने कुछ इस तरीके से लिया था ना, वो समतल को प्रतिच्छेद करवाया था कुछ इस तरीके से, तो वहां पे भी एक जैसे इस तरीके से वो करवाया था, तो यहाँ पे भी हमें एक क्या मिलता है, एक रिंग यानी एक वृत्त मिलती है हमें। ठीक है, तो जहां पे हमने ये भी चीज देखी थी कि एन पी स्टार और पी एक ही रेखा पर थे, तो एक तरीके से वही हमने यूज में लिया है, एक समतल एक गोला, और ये सारी कैलकुलेशन यूज में लेते हुए, क्योंकि हमें कैपिटल एक्स वाई और जेड की वैल्यू चाहिए, तो कैपिटल एक्स वाई जेड की वैल्यू इस तरीके से निकाल के मैंने क्या किया, ये सारी वैल्यूज इस तरीके से पुट कर दी। एंड फाइनली आप देखिएगा ये समीकरण कैसी दिख रही है, ये समीकरण आपको सो स्टूडेंट्स अब आप ये देख पा रहे हैं कि c प्लस के डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस के 2ax प्लस के बी वाई प्लस के d माइनस के c, तो ये किस तरीके की एक इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन होगी वो एक वृत्त के रूप का समीकरण है, जो कि आप लिख सकते हैं क्या होता है वृत्त का समीकरण, ax स्क्वेयर प्लस के बी वाई स्क्वेयर प्लस के 2gx प्लस के 2h बाय प्लस के c इक्वल टू 0। इस रूप में तो होता है वृत्त का समीकरण, 2gx जो कि वृत्त के रूप का समीकरण है। सही बात है। ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको, देखिए ए एक्स स्क्वेयर, तो ये इसको आप एक कांस्टेंट मान सकते हैं एक्स स्क्वेयर साथ, कांस्टेंट मान के वाई स्क्वेयर साथ प्लस 2gx 2h बाय एन प्लस अदर कांस्टेंट c, तो ये आपको मिल गया है त्रिविम प्रक्षेप से एक वृत्त का समीकरण। और अगर आपको एक वृत्त का समीकरण मिल गया है, कौन सा वृत्त, जो कि आपको इकाई त्रिज्या के गोले और समतल को आपस में क्या कर रहा था, प्रतिच्छेद कर रहा था। ठीक है, ये आपको उस वृत्त का समीकरण मिल गया है जो कि एक गोले के समीकरण, यानी कि एक गोला इकाई त्रिज्या का और एक समतल को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है। अब स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि क्या ये वृत्त, यानी कि जो ये त्रिविम प्रक्षेप है, ये वृत्त को वृत्तों में, जो ये हमें वृत्त मिला है, इसको वृत्तों में या फिर सरल रेखाओं में क्या करता है, प्रक्षेप करता है। ये चीज हमें देखनी है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप केस मान के चलिएगा। केस नंबर फर्स्ट, सबसे पहली बात कि यदि c प्लस के d की वैल्यू 0 है, c प्लस के d की वैल्यू 0 है, तब समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 के लिए c प्लस डी की वैल्यू 0 है, तो c प्लस डी की वैल्यू 0 होते ही समीकरण नंबर 4 कुछ किस तरीके से होगा, 2ax प्लस के बी बाय 2ax प्लस के बी बाय प्लस के d माइनस सी इक्वल टू 0, जो कि क्या है, जो कि एक सरल रेखा का समीकरण है, सरल रेखा का समीकरण है। ठीक है। केस सेकंड कि यदि c प्लस के d की वैल्यू 0 नहीं है, यदि c प्लस डी की वैल्यू 0 नहीं है, तब समीकरण नंबर 4 क्या होगा, c प्लस डी की वैल्यू 0 नहीं है तो ये एज इट इज होगा, तब समीकरण नंबर 4 एक वृत्त को निरूपित करता है।
और आप सोच रहे होंगे कि सर हमें ये वृत्त मिला है, तो स्टूडेंट्स ये वृत्त मिला कहाँ से है? जब हमने वो त्रिविम प्रक्षेप वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज में लिया था। कैपिटल के की जो वैल्यू थी वो आया कहाँ से? त्रिविम प्रक्षेप से तो आई थी। त्रिविम प्रक्षेप को ही तो हमने यूज में लेके ये वृत्त हम लेके आए हैं, और हम यही चाह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि त्रिविम प्रक्षेप जो हमने ये यूज में लिया है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के बाद, जो हमने बिंदु N, बिंदु P स्टार और बिंदु P को जो यूज में लेते हुए चले, यानी कि हम त्रिविम प्रक्षेप को यहाँ पे यूज में लेते हुए चले हैं, जो कि ये दिखाता है कि ये त्रिविम प्रक्षेप से जो वृत्त मिला है, ये वृत्त त्रिविम प्रक्षेप से जो मिला है, यानी कि ये त्रिविम प्रक्षेप इस वृत्त को यदि c + d = 0 है तो ये एक सरल रेखा को समीकरण यानी सरल रेखा को व्यक्त करती है, और यदि c + d ≠ 0 है यानी कि ये एक वृत्त को निरूपित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिविम प्रक्षेप वृत्तों को वृत्तों में, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो त्रिविम प्रक्षेप है जो कि हमने यहाँ पे यूज लिया है कि त्रिविम प्रक्षेप वृत्तों में, ये वृत्त हमें मिला था त्रिविम प्रक्षेप से, तो त्रिविम प्रक्षेप इस वृत्त को यहाँ सेकंड केस से हमने देख लिया वृत्तों में निरूपित करता है, और फर्स्ट केस से हमने देख लिया कि त्रिविम प्रक्षेप इस वृत्त को सरल रेखा में भी व्यक्त कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब हमने c + d को 0 मान लिया है। तो हम इन दोनों केसों से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि त्रिविम प्रक्षेप वृत्तों को वृत्तों में या फिर सरल रेखाओं में क्या करता है? प्रक्षेप करता है। यही हमारा स्टेटमेंट था। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिविम प्रक्षेप वृत्तों को वृत्तों में या फिर सरल रेखाओं में प्रक्षेप करता है। और उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम एक वृत्त लेते हुए चले थे, और वृत्त क्या होता है? एक गोला x² + y² + z² = 1 जो कि इकाई त्रिज्या का गोला था, तथा समतल ax + by + cz + d = 0। इन दोनों का प्रतिच्छेदन एक वृत्त को व्यक्त करता है। तो प्रतिच्छेदन को हमने त्रिविम प्रक्षेप को यूज में लेते हुए वहां से कैपिटल K जो कांस्टेंट हमने लिखा था उसकी वैल्यू हमने गोले के समीकरण में और समतल के समीकरण में रखी, और उन दोनों के प्रतिच्छेदन से हमें ये एक वृत्त मिल गया। कहां से मिला? त्रिविम प्रक्षेप से। यानी कि ये त्रिविम प्रक्षेप जब हमने इसके लिए 2 केस पढ़े, क्या है? c + d 0 है तब तो ये समीकरण नंबर 4 यानी कि जो ये वृत्त का समीकरण है वो एक रेखा को व्यक्त कर रहा है, और जब c + d ≠ 0 है तब यही वृत्त का समीकरण एक वृत्त को ही प्रदर्शित या फिर व्यक्त करता है। इसका मतलब त्रिविम प्रक्षेप वृत्तों को वृत्तों या फिर सरल रेखाओं में प्रक्षेप करता है, और ये डिपेंड करता है इन केसेस पर कि c + d 0 है या फिर c + d नॉन 0 है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी थ्योरम नंबर की थ्योरम नंबर जो फर्स्ट थी उसका ये प्रूफ होता है कि किस तरीके से हमने एक त्रिविम प्रक्षेप से वृत्तों को वृत्तों में या फिर सरल रेखाओं में प्रक्षेप बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके बुक में कुछ स्पेशल कंडीशन भी मेंशन की हुई है, और वो स्पेशल कंडीशन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। स्पेशल कंडीशन, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर बढ़ते हैं आगे। जो ये वृत्त का समीकरण है इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, क्योंकि ये हमारे काम में आने वाला है। तो जो स्पेशल कंडीशन है स्टूडेंट्स वो हम देखते हैं। स्पेशल कंडीशन क्या है? स्पेशल कंडीशन है विशेष स्थिति जो है उसमें आप या तो मान सकते हैं केस नंबर, इसको 3rd लिख दीजिए। जो आप केस नंबर 1st और 2nd पढ़ चुके हैं इसको आप केस नंबर 3rd कह दीजिए। और इसमें मैं ये कहता हूं कि यदि वृत्त 1, 2 उत्तरी ध्रुव N0, 0 से होकर गुजरते हैं, यदि ये आप लिखिए कि यदि वृत्त
वृत्त कौन सा है? 1 व 2 से प्राप्त। एक समीकरण नंबर 1 और 2 जो है वो उत्तरी ध्रुव n कौन सा था? 0 0 1। n यही तो था उत्तरी ध्रुव। n 0 0 1 से गुजरता है। जो ये वृत्त है, यदि इस ध्रुव उत्तरी से गुजरता है तो समीकरण 2 से, तब समीकरण नंबर 2 से, या फिर आप ये भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि यदि, चलिए तब समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा? c प्लस के डी बराबर 0। सही बात है, c प्लस के डी बराबर 0, क्योंकि समीकरण नंबर 2 था ax प्लस के बी बाय प्लस के सी जेड प्लस के डी इक्वल टू 0। और मैंने इसको यदि n ध्रुव से यानी उत्तरी ध्रुव से अगर इसको गुजारा है, से होकर गुजरता है यदि ये वृत्त, तो समीकरण नंबर 2 से x 0 बाय 0 और z की वैल्यू 1, तो c प्लस डी बराबर 0। और अगर c प्लस डी 0 है, यहां से देखिएगा, अगर c प्लस डी 0 है अर्थात हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 4 एक सरल रेखा के समीकरण को व्यक्त करता है। समीकरण नंबर 4 एक सरल रेखा के समीकरण को निरूपित करता है। इस इक्वेशन को याद रखने के लिए मैंने यहां छोड़ रखा है, ठीक है। बाकी आपको लिखना यही है उस स्पेशल कंडीशन में, थर्ड केस लिखते हुए, कि यदि वृत्त 1 2 उत्तरी ध्रुव n 0 1, वृत्त 1 2 क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि वृत्त कहां से मिला है हमें? गोले के समीकरण 1 और समतल के समीकरण 2 के प्रतिच्छेदन से ही तो मिला है वृत्त। तो इसलिए मैंने वृत्त 1 2 नाम दे दिया इसको। उत्तरी ध्रुव n 0 0 1, त्रिविम प्रक्षेप में 0 0 1 यहीं पे होता था, तो इससे अगर गुजरता है तो वहां से c प्लस डी 0, यानी कि ये अगर 0 हुआ तो ये एक सरल रेखा को निरूपित करता है। और केस 4 में आप देख सकते हैं कि यदि वृत्त 1 2 उत्तरी ध्रुव, यदि वृत्त 1 2 उत्तरी ध्रुव n 0 0 1 से होकर नहीं गुजरता है, तब अगर नहीं गुजरता है तो c प्लस डी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। इसका मतलब अर्थात समीकरण नंबर 4 जो है वो एक वृत्त को निरूपित करता है, ठीक है। ये हो गया आपका केस नंबर 4, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यदि वृत्त उत्तरी ध्रुव से गुजर रहा है तो फिर ये एक सरल रेखा के समीकरण को व्यक्त करता है। यदि वृत्त उत्तरी ध्रुव से नहीं गुजरता है तो ये एक वृत्त को ही निरूपित करता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी बुक में ये भी बताया गया है कि यदि समतल 2 पाए समतल के समांतर है, देखिएगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। विशेष स्थिति में ही स्टूडेंट्स ये चल रही है बात कि यदि समतल 2 देखिएगा कि यदि समतल 2 कौन सा लिया था? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। पाए समतल के क्या है? समांतर है। पाए समतल के समांतर है। पाए समतल कौन सा है स्टूडेंट्स? ये पाए समतल ही तो है। तो यदि समतल 2 जो हमने लेके चले हैं वो अगर इस समतल के समांतर है, और अगर वो इस समतल के समांतर है, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात a बराबर 0 और b बराबर 0। अब आप सोच रहे होंगे कि a b 0 कैसे हुए? स्टूडेंट्स, समतल नंबर 2 कौन सा था? ax प्लस के बी बाय प्लस के सी जेड प्लस डी बराबर 0, ये समतल नंबर 2 था।
अगर ये पाए समतल के समांतर है, पाए समतल के समांतर मतलब कि पाए समतल कौन सा है, पाए समतल का मतलब है z बराबर 0, पाए समतल का मतलब है z बराबर 0। अगर ये समतल इस z बराबर 0 के समांतर है तो इसके लिए भी तो z बराबर 0 होना चाहिए। भाई अगर ये समतल इस z बराबर 0 के समांतर है, इसका मतलब अब ये समतल भी क्या होगा, z बराबर 0 ही तो होगा, क्योंकि ये समतल इसके समांतर है। ये केस हम लेके चल रहे हैं कि यदि समतल दो पाई समतल के समांतर है और पाई समतल क्या है, z बराबर 0, तो इस समतल के लिए भी z बराबर 0 होना चाहिए। और अगर z बराबर 0 होना चाहिए तो इसके लिए a को 0 होना पड़ेगा और b को भी 0 होना पड़ेगा। सही बात है, a को भी 0 होना पड़ेगा, b को भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि x और y तो 0 हो नहीं सकते, ये तो कोऑर्डिनेट है, ये नॉन जीरो भी होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब a को 0 होना पड़ेगा, b को 0 होना पड़ेगा। और d जो है, d एक तरीके से आप किस को डिनोट करता है, d डिनोट करता है कि ये जो समतल है वो मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा है। ठीक है, फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि ये समतल मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा है, यानी कि z बराबर 0 लाने के लिए ये दोनों केस सेटिस्फाई होते हैं कि यदि समतल दो पाए समतल के समांतर है, अर्थात z बराबर 0 के समांतर है, तो इसको भी z बराबर 0 होना पड़ेगा और उसके लिए a 0 और b 0। और थ्योरम में ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये समतल मूल बिंदु से ही गुजरता है, इसलिए हमने d को 0 नहीं बताया। ठीक है, तो अगर a और b 0 हो जाएंगे तब समीकरण नंबर 4 से हमें क्या मिला, c प्लस के d इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस के बाई स्क्वेयर, a और b की वैल्यू 0, यही वैल्यू मिलती है। ठीक है, d माइनस के c इक्वल टू 0, यानी कि c प्लस के d एक्स स्क्वेयर प्लस के बाई स्क्वेयर इक्वल टू c माइनस के d, जो कि क्या है, जो कि एक वृत्त है, जो कि एक वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि यदि समतल दो पाए समतल के समांतर होता है तो त्रिविम प्रक्षेप वृत्त को किसमें प्रक्षेप करता है, एक वृत्त में ही प्रक्षेप करता है, और वो वृत्त कौन सा होगा, जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा। तो स्टूडेंट्स आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्टूडेंट्स सिद्ध कीजिए कि एक त्रिविम प्रक्षेप वृत्त को एक वृत्त में ही प्रक्षेप करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। पहले वाली थ्योरम में ये नहीं था कि जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, लेकिन अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में ये मिल गया है कि त्रिविम प्रक्षेप वृत्त को एक वृत्त में क्या करता है, प्रक्षेप करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। उसके लिए केस ये है कि जब समतल पाए समतल के समांतर होना चाहिए। ठीक है, एक केस ये है, और एक केस ये है कि यदि समतल दो, ये केस आप दे सकते हो 5th, और एक केस ये दे सकते हो 6 कि यदि समतल दो दोनों ध्रुवों कौन कौन से, n व s से होकर गुजरता है। तो स्टूडेंट्स n और s मतलब कि n 0 0 1, s 0 0 -1, और समतल क्या है, ये 2 है, तो 0 0 1 के लिए तो हो जाएगा c प्लस के d इक्वल टू 0, और 0 0 -1 के लिए हो जाएगा माइनस c प्लस d इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, d बराबर 0 और c बराबर 0, यानी कि अगर दोनों ध्रुवों n व s से होकर गुजरता है, अर्थात c बराबर 0 और d बराबर 0, तब समीकरण नंबर 4 से c और d दोनों ही 0 हो गए, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 वहां पे था, क्या था ये, bx प्लस के ax प्लस by था, यानी 2 ax प्लस के by इज इक्वल टू 0, यानी कि
ए एक्स प्लस के बी बाय इक्वल टू 0, जो कि क्या है, जो कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली, मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक क्या है, सरल रेखा है। सही बात है स्टूडेंट्स, जो कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा है। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि यदि त्रिविम प्रक्षेप में एक समतल दोनों ध्रुवों एन और एस से होकर गुजरता है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि त्रिविम प्रक्षेप में एक वृत्त क्या होता है, एक वृत्त सरल रेखा को व्यक्त करता है। और वो कौन सी सरल रेखा, मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा को व्यक्त करता है। जैसा कि थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं कि त्रिविम प्रक्षेप वृत्तों को वृत्तों में या फिर सरल रेखाओं में प्रक्षेप करता है। और यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि त्रिविम प्रक्षेप में एक वृत्त मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा को प्रक्षेप करता है। तो उसके लिए केस ये है कि यदि समतल 2, जब आप वहां तक आते हो, समीकरण नंबर 4 तक जब आप पहुंच जाते हो इसके प्रूफ के लिए, तो समीकरण नंबर 4 के बाद आप डायरेक्ट इस केस को लिखते हैं कि यदि समतल 2 दोनों ध्रुवों से होकर गुजरता है तो सी और डी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो उस केस में मेरे पास में ये एक सरल रेखा मिल जाती है, अर्थात त्रिविम प्रक्षेप में वृत्त एक मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा को प्रक्षेप करता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये देखा था पूरी थ्योरम में कि त्रिविम प्रक्षेप के अंतर्गत रीमान गोले पर स्थित कोई भी वृत्त जो होता है वो वृत्तों में या फिर सरल रेखाओं में ही प्रक्षेप होता है। तो इस थ्योरम से रिलेट स्टूडेंट्स आपको समीकरण नंबर 4 तक तो हर केस के लिए आना है। अब जो क्वेश्चन में मेंशन किया जाए, यानी कि जो चीज क्वेश्चन में पूछी जाए, उसी केस को आपको समीकरण नंबर 4 के बाद अप्लाई करना है। यदि पूछे कि ये एक सरल रेखा मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा प्रक्षेप होता है तो ये केस, अगर पूछे कि एक मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त को प्रक्षेप होता है तो ये केस, और बाकी के आपके केस है ही जो मैंने पहले मेंशन कर दिए हैं। सो स्टूडेंट्स ये थ्योरम बहुत ही अच्छी है, आगे भी कंपटीशन के बेस पे भी बहुत ही अच्छी थ्योरम है। यानी कि त्रिविम प्रक्षेप खुद में एक अच्छा कंपटीशन लेके आता है, कंपटीशन के बेस पे बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। इसको जितना हो सके अच्छे से क्लियर कीजिए, ठीक है। बाकी मैं सब कुछ आपको मेंशन कर चुका हूं कि क्यों ये सारी वैल्यूज, ये A0 क्यों आया, B0 क्यों आया, यहाँ C और D0 क्यों आई, ठीक है। सो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।